हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आपके लिए जो लेक्चर डिटेल सीरीज हमने स्टार्ट की है, डिटेल लेक्चर सीरीज फॉर एमएचटी सीईटी 2026, एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी 2026 एंड आल्सो फॉर बोर्ड्स 2026, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं लेकर आई हूं आज आपका चैप्टर नंबर 3 यानी कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर। और इस चैप्टर को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कम टाइम में, ठीक है। अभी आज के लेक्चर में मैं ट्राई करूंगी कि स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स में पूरा कवर कर दूं ताकि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन स्टार्ट हो सके। एंड आई विल मेक श्योर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली लेक्चर्स प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीजें याद दिलाना चाहती हूँ। पहली चीज कि आप लोगों के लिए हमने एमसीक्यू की शॉर्ट सीरीज स्टार्ट की है, तो उस सीरीज में हमारे कुछ 80 90 80 90 एमसीक्यूज हो चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है तो जाके सीरीज फॉलो करो। दूसरी चीज, हमने आपके लिए हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पर ज्ञान लैब ऐप, उसमें 1000 फ्री एमसीक्यूज दिया है। और आपने अभी तक अगर ये 1000 फ्री एमसीक्यूज डाउनलोड नहीं किए हैं तो फिर आपका लॉस है, क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सीईटी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें मैंने प्योर पीवाईक्यूज दिए हैं। 2025 को जो एग्जाम हुआ था इस साल अप्रैल में, सारे उसके पीवाईक्यूज है जो कि किसी यूट्यूबर ने नहीं दिए हैं। और फ्री में तो कोई नहीं देता है, बट हमने आपको दिया है। बस आपको वो एमसीक्यू सॉल्व करना है ऐप डाउनलोड करके। तो ये 2 चीजें मुझे बतानी थी, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता रही हूँ। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज चैप्टर। अब आज का जो चैप्टर है उसमें 2 टर्म्स हमको समझने हैं। इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, वेरिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। सिंपल भाषा, 10वीं में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इनहेरिटेंस वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। यहां पर भी दिया है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे समझो आपके मम्मी के बाल कर्ली हैं और आपके भी बाल कर्ली हैं, तो यानी कि आपको अपने मम्मी का कैरेक्टर मिला है। दैट इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। लेकिन वेरिएशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। अब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो ना हमारी मम्मी में होते हैं, ना हमारे पापा में होते हैं, ना दादा दादी में होते हैं, ना नाना नानी में होते हैं। हमारे खानदान में वो कैरेक्टर किसी में नहीं है, बट हम में है। तो ये जो नया कैरेक्टर है इसको बोलते हैं वेरिएशन या फिर रिकॉम्बिनेशन। तो हम इसी 2 कॉन्सेप्ट के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो इस चैप्टर को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्दर इंट्रोडक्शन। तो इनहेरिटेंस वर्ड का मैंने आपको मीनिंग बता दिया। इनहेरिटेंस म्हणजे पण तेच असतं, हेरिडिटी म्हणजे पण तेच असतं। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम मदर टू चाइल्ड या फादर टू चाइल्ड, मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, सिंपल भाषा में। अब आगे क्या बताया है, ये मैकेनिज्म तब डिस्कवर किया जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ज्यादा एडवांस नहीं हुई थी, जब लोगों को डीएनए के बारे में ज्यादा नहीं पता था, जब जीन्स के बारे में हमको ज्यादा नहीं पता था, तब ये डिस्कवरी हुई थी। मतलब बोलते हैं ना, ऐसे अंधेरे में तीर छोड़ा था, एकदम रैंडम डिस्कवरी थी कि आपका कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। दिस वॉज डिस्कवर्ड बिफोर क्रोमोसोम्स वर नोन, या जीन्स के बारे में भी नहीं पता था तब भी ये डिस्कवरी हो चुकी थी। किसने की थी मैम ये डिस्कवरी? एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, ग्रिगोर जोहन मेंडल सर। इन्होंने ये डिस्कवरी की थी। अब इनके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं। ग्रिगोर जोहन मेंडल सर कब पैदा हुए थे? 1822। एंड कहाँ पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और ये जहां पैदा हुए थे, जिस फैमिली में पैदा हुए थे, कोई बहुत करोड़पति फैमिली नहीं थी। ही बिलोंग्ड टू अ पीजेंट फैमिली, मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके घर में ये पैदा हुए थे, जो फार्मिंग करते हैं, ठीक है। मतलब मेंडल सर के खानदान में फार्मर्स की बहुत पुरानी हिस्ट्री है, मतलब फार्मिंग बहुत पुराना ऑक्यूपेशन था इनका। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि आपके फैमिली का जो ऑक्यूपेशन रहता है, आपको वो जीन से उसकी नॉलेज आपको जेनेटिकली मिल जाती है। तो वैसे यहाँ पे भी हुआ था कि इनको फार्मिंग की नॉलेज इनके पूर्वजों से मिली थी, इनके दादाजी से, इनके फादर से, इनके रिलेटिव से, कि फार्मिंग कैसे करते हैं, और उसका उन्होंने क्या फायदा उठाया देखना ध्यान से, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, मतलब बट आफ्टर हिज डेथ। ओके, तो ये पैदा हुए थे, फार्मिंग फैमिली में पैदा हुए थे, और इनको आगे बहुत पढ़ने का शौक था। लेकिन वही पुरानी कहानी हमारी कि फार्मर्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चे को ज्यादा पढ़ा लिखा सके। तो ही बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। सो इन्होंने, लेकिन इनको पढ़ना था। अब जिसको पढ़ना होता है वो तो स्ट्रीट लैम्प के नीचे भी पढ़ लेता है ना, ऐसा मम्मी पापा आपको ताने देते होंगे, राइट। सो जिनको पढ़ना होता है वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तो इन्होंने अपना रास्ता ढूंढा, ये चर्च में मॉन्क बन गए। एग्जैक्टली भिक्षुक नहीं बोल सकते, बट वैसे ही, मतलब इन्होंने कुछ साल अपने लाइफ के चर्च को
दे दिए कि डेडिकेट कर दिए कि मैं अब चर्च में ही रहूंगा, चर्च की सेवा करूंगा, चर्च के लिए काम करूंगा और बदले में चर्च वाले इनको एजुकेशन कराएंगे। ठीक है, तो 1843 में इन्होंने चर्च ज्वाइन किया और इनका काम इतना अच्छा लगा सबको, मतलब ये चर्च की अच्छे से देखभाल करते थे, सब सुपरविजन वगैरह अच्छे से करते थे, कि इनको उस मोनेस्ट्री का, मतलब वो जो चर्च कम्युनिटी है वहां का इनको हेड बना दिया गया 1847 में। लेकिन इनका साइड बाय साइड पढ़ाई चालू था, इनका मेन फोकस था पढ़ाई, पढ़ाई से गोल नहीं हटना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई चालू थी। अब इनको ना इंटरेस्ट आया कि मुझे आगे की स्टडी करने के लिए बाहर जाना है, मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है और फिजिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे नहीं, मेंडल सर को मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये दो सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन देखो इन्होंने डिस्कवरी बायोलॉजी सब्जेक्ट में की, म्हणून मी म्हणते की फिजिक्स केमिस्ट्री पण इम्पॉर्टंट आहे, मॅथ्स पण इम्पॉर्टंट आहे, त्याला इग्नोर करून काम चालणार नाही। काय काय मुलं तर मला असं विचारतात, मॅम फिजिक्स ऑप्शन मध्ये नहीं छोड़ू शकत का? मतलब अभी जो बच्चे 11वीं में है ना, वो लोग अभी 12वीं में जाने वाले हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं मैम फिजिक्स नहीं छोड़ सकते क्या ऑप्शन में, मैम केमिस्ट्री नहीं छोड़ सकते क्या ऑप्शन में, साइंस छोड़ दो ऑप्शन में, साइंस लो ही मत अगर तुमको ये सब ऑप्शन में छोड़ना है तो, ठीक है जाने दो। सो मेंडल सर आगे की पढ़ाई करने के लिए ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ वियना टू स्टडी अबाउट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब मेंडलसन ने जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत सारी डिस्कवरी की है, बहुत सारा काम किया है, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन और दो नाम मैं आपको बता रही हूँ जो आपको लिख के लेना है अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे, क्योंकि ये सीईटी में आ सकता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल सर को बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बेटसन को बोला जाता है, एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, थॉमस हंट मॉर्गन सर को बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो अब देखो जो मैंने यहाँ पर बताया ना, यही चीज यहाँ लिखी है कि मेंडल सर फार्मर फैमिली में पैदा हुए थे। मेंडल सर ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट इनहेरिटेंस के बारे में दिया, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज करके। मैंने बोला था ना कि इनकी फार्मिंग नॉलेज वेस्ट नहीं हुई, इन्होंने अपनी फार्मिंग नॉलेज यूज करके हमको एक बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था कि कैसे कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इनहेरिटेंस ऑफ 7 ट्रेट्स म्हणजे कैरेक्टर्स इन गार्डन पी, मतलब हरा वटाना plant were studied individually one at a time or in combination. He processed the data mathematically and statistically. आपको 2024 में शायद एक क्वेश्चन आया था, What were the reasons for Mendel's success? तो वो हम पढ़ने वाले हैं। देखो ध्यान से सुनो मेंडलसन ने काम क्या किया था। मेंडल सर को खेती अच्छे से आती थी, तो इन्होंने ना वटाना उगाया, चर्च के पीछे ये वटाना उगाते थे। और वटाना एक ऐसा वेजिटेबल है जो 3-3 महीने में उगता है। वटाना उगाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 2.5-3 महीने में उग जाता है। और अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो अभी वटाने का सीजन स्टार्ट होने वाला है। सो इन्होंने ना वटाना उगाया और वटाने के 7 कैरेक्टर्स इन्होंने ऑब्जर्व किए कि कुछ वटाने के प्लांट में पर्पल फ्लावर है, कुछ वटाने के प्लांट में व्हाइट फ्लावर है, कुछ वटाने का प्लांट टॉल है, कुछ वटाने का प्लांट डॉर्फ है, कुछ वटाने के जो छिलके है वो एकदम ग्रीन है, कुछ वटाने का छिलका येलो है, कुछ वटाने का सीड येलो है, कुछ वटाने का सीड ग्रीन है। तो ऐसे टोटल 7 कैरेक्टर्स मेंडल सर ने ऑब्जर्व किए और उसी 7 कैरेक्टर्स का आपस में हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, मिक्स मैच कराना, इसको इसके साथ रिप्रोड्यूस कराना, इसको इसके साथ रिप्रोड्यूस करना, मिक्स करके देखना कि किसका कैरेक्टर आगे ट्रांसफर होगा और किसका कैरेक्टर आगे ट्रांसफर नहीं होगा। मिक्स एंड मैच करके देखना, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए, हाइब्रिडाइजेशन किए और फिर इनको जो भी रिझल्ट मिळता था, म्हणजे आज मी स्पीशीज 1 आणि स्पीशीज 2 ला मिक्स करून बघितलं तर मला जे रिझल्ट मिळेल ते रिझल्ट मी लिहून ठेवणार, पण त्याचा डेटा मी मॅथमॅटिकली स्टोर करणार। तुम्ही स्टॅटिस्टिक्स मध्ये असं काहीतरी शिकता ना, मीन मीडियन मोड वगैरह फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालने के लिए, तो ऐसे स्टैटिस्टिकली और मैथमेटिकली फॉर्मूला ये यूज करते थे अपना डेटा स्टोर करने के लिए। ओके, अभी यहाँ पे क्या बताया है, मेंडल पोस्टुलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी विच बिकेम द फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी एज प्रपोज्ड बाय कॉरेंस। हे बघा, मेंडल ने हमको हेरिडिटी के कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे कि इनहेरिटेंस ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मेंडल सर ने हमको 3 प्रिंसिपल्स बताए थे और आगे जाके ये प्रिंसिपल को प्रूफ किसने किया, कॉरेंस ने। मतलब 3 अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, यूगो डी व्रीज, वॉन शेमार्क एंड कॉरेंस। तो ये तीनों साइंटिस्ट में से एक थे कॉरेंस। कॉरेंस ने बोला कि मेंडल सर के जितने भी प्रिंसिपल्स है सब करेक्ट है। ताबड़तोड़ नहीं, मेंडल सर की डेथ होने के बाद मेंडल सर ने जो बोला था वो सच हुआ। मेंडल सर के प्रिंसिपल्स को लॉ में प्रूव कर दिया गया कि बरोबर है, मेंडल सरांनी जे सांगितले ते बरोबर है। क्या होता है पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मेंडल सर ना मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे, मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे।
लेकिन उन्होंने बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किया था, और जब अपना एक्सपेरिमेंट वो लोगों तक पहुंचाने गए, जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, जो एक पूरा पैनल बैठता है, जब मेंडल सर उस पैनल के सामने अपना काम दिखाने गए, तो किसी भी साइंटिस्ट को मेंडल सर के काम में इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि मेंडल सर ने जो लॉजिक यूज किया था वो मैथमेटिक्स का था, और जितने भी साइंटिस्ट बैठे थे वो सारे बायोलॉजिस्ट थे। अभी मैथ्स और बायोलॉजी ये साथ में कैसे आ सकता है, ऐसा किसी को भरोसा ही नहीं था। ये बायोस्टॅटिस्टिक्स और बायोमॅथेमॅटिक्स आता जी एक फील्ड आहे, एक वेगळी फील्ड आहे, तुम्ही बायोस्टॅटिस्टिक्स मध्ये मास्टर्स करू शकता, पण ती फील्ड आत्ता आली आहे, ती आधी नव्हती। आधी ना लोकांची थिंकिंग खूप छोटी होती, बहुत छोटा सोचते थे लोग कि मैथ्स का इंसान सिर्फ मैथ्स कर सकता है, बायो का इंसान सिर्फ बायो कर सकता है, पण आता तसं नहीं है। तो उस टाइम पे 1860 के टाइम पे मेंडल सर जब अपना काम दिखाने के लिए गए, सब सायंटिस्ट लोगों ने मेंडल सर का काम रिजेक्ट कर दिया, फक्त एका कारणामुळे की तुम्ही मॅथमेटिक्स का यूज केलंय, आम्हाला मॅथमेटिक्स समजत नाही म्हणून तुमचं काम चुकीचं आहे, आपने गलत काम किया है क्योंकि आपने मैथ्स यूज किया है, ऐसा बोल के उनका काम रिजेक्ट कर दिया। फिर मेंडल सर की डेथ वगैरह हो गई कुछ टाइम के बाद, और उनकी डेथ होने के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने सेम एक्सपेरिमेंट किया तो सेम रिजल्ट आया, और फिर उन लोगों ने बोला कि अभी कैसे सेम रिजल्ट आया, मतलब मेंडल सर जो बोल रहे थे वो बरोबर था। फिर मेंडल सर के नाम का नोबेल प्राइज रिलीज हुआ, इसीलिए आज हम मेंडल सर के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके एफर्ट्स वेस्ट नहीं गए। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, मेंडल सर ने ना ये पहले से ही, बोलते हैं ना दूरदृष्टि, दूर का सोचना, मेंडल सर ने पहले से ही दूर का सोच लिया था की ये जो ट्रेड्स आहेत, कॅरेक्टर्स जे असतात प्लांट्सचे किंवा ॲनिमल्सचे जे कॅरेक्टर्स असतात, ये कैरेक्टर्स फिजिकली इनहेरिट नहीं होते हैं, ये कैरेक्टर्स गैमेट की मदद से ट्रांसफर होते हैं। लेकिन गैमेट के अंदर क्या होता है, डीएनए। डीएनए किससे, मतलब डीएनए से क्या बनता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के पास क्या होते हैं, जीन्स। लेकिन मेंडल सर को इतना नहीं पता था कि उसको जीन्स बोलते हैं, क्रोमोसोम बद्दल जास्त माहित नव्हतं। जेव्हा ही डिस्कवरी झाली उस टाइम पे क्रोमोसोम्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था, उस टाइम पे जीन्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो मेंडल सर को नहीं पता था कि इसको जीन्स बोलते हैं। तो मेंडल सर ने क्या बोला कि हमारे गैमेट में, हमारा जो सेल है, इस गैमेट में कुछ तो ऐसा है जिसके वजह से कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, आणि त्याला त्यांनी नाव दिलं समथिंग, कि देर इज समथिंग प्रेजेंट इन द सेल जिसके वजह से कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर होते हैं। ही कॉइंड द टर्म फैक्टर्स, आणि ह्या समथिंगला ह्याने नाव काय दिलं, फैक्टर, आणि इसी फैक्टर को हमने नाम दिया जीन्स। सो ये जो फॅक्टर्स हैं, दीज फॅक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कॅरेक्टर। म्हणजे आपल्या सेलमध्ये जे फॅक्टर्स आहेत तेच फॅक्टर्स ट्रान्सफर होतात स्पर्म में, ओवा में, एग में, गैमेट में जो भी जीन है ना, जीन त्यालाच फॅक्टर म्हणतो। तर मेंडल सरांना जीन हा शब्द माहित नव्हता म्हणून त्याने फॅक्टर नाव दिलेलं। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो फैक्टर्स होते हैं दे आर पर्टिकुलेट इन नेचर, हर एक ऑर्गेनिज्म का जीन अलग होता है, फैक्टर्स अलग होते हैं। द मेंडेलियन फॅक्टर्स आर नाव टर्म्ड एज जीन्स। तर ह्याच फॅक्टर्सला आता आपण कोणत्या नावाने, आपल्याला कोणत्या नावाने माहिती आहे, हे जीन्स। दीज फैक्टर्स अकर इन पेयर, ये तो हमको भी पता है ना कि हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब ये सेपरेट होते हैं तो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स जाते हैं, सिंगल सिंगल जीन्स जाते हैं। दे आर ऑलवेज फाउंड इन पेयर इन द पेरेंट्स, बट दे सेपरेट, सेग्रीगेट म्हणजे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एंड दैट ऑल्सो विदाउट एनी ब्लेंडिंग और विदाउट एनी मिक्सिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैमेट्स कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, मतलब व्हाइट और रेड मिलके पिंक नहीं मिलेगा, असं मेंडल सरांनी सांगितलं। आपण पुढे एक्सेप्शंस बघणार आहोत, आगे जाके हम ये एक्सेप्शंस देखने वाले हैं कि व्हाइट और रेड से पिंक फ्लावर मिलता है, पण मेंडल सर ने जो ऑब्जर्वेशन किया था उसके अकॉर्डिंग वैसा नहीं था। तर मेंडल सर चुकीचे नव्हते, पण एक्सेप्शंस पण नेचर मध्ये असू शकतात, हे आपल्याला नंतर कळालं। ठीक है, यहां तक का इंट्रोडक्शन सबको क्लियर है, पक्का? अब मैं जो आपको बोल रही थी बोर्ड्स का पीवाईक्यू, वो देखते हैं कि मेंडल सर का एक्सपेरिमेंट क्यों सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, व्हाट वाज द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। देखो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया था, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस। एक सेकंड रुको, हाँ 2024 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। अभी देखो इन जनरल देखा जाए तो इस चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 मार्क्स का है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताने जा रही हूँ। ठीक है, चलो लेट्स गो बैक।
तो मेंडल सर के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के रीजन क्या थे? व्हाट वर द रीजन फॉर मेंडल सक्सेस? सबसे पहला तो सिंपल चीज, इन्होंने वटाने का प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया? इन्होंने टमाटर, भिंडी, मिर्ची ऐसा क्यों नहीं सिलेक्ट किया? पहला रीजन था कि वटाना इजीली अवेलेबल है। दूसरा रीजन, वटाने का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, वटाना जल्दी उगता है। अब आप बोलोगे मैम मिर्ची भी जल्दी उगता है, हाँ, लेकिन वटाने में 7 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, मिर्ची में इतने कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो वटाना इजीली अवेलेबल है, उसका लाइफ स्पैन छोटा है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है ग्रो होने के लिए, और बहुत सारे सीड्स बनते हैं वटाने में, मतलब एक ही वटाने के अंदर आपको 5-6 सीड्स एक साथ मिल जाते हैं, तो आप इन सीड्स को अलग अलग ग्रो करके अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वटाने के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, यू इजीली गेट टू सी 7 कैरेक्टर्स। 7 तो ऐसे ही दिख जाते हैं सिंपल, ऊपर ऊपर से, विदाउट माइक्रोस्कोप। वटाने का हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं और वटाना खुद का सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है। सो ये कुछ बेसिक रीजन आहे की मेंडल सर ने वटाने का प्लांट क्यों सिलेक्ट किया. पण त्यांचं एक्सपेरिमेंट का सक्सेसफुल झालं त्याचे पॉइंट्स इथे दिलेत. His experiments were carefully planned and involved large sample. मेंडल सर एक या दो एक्सपेरिमेंट करके ऐसा नहीं बोलते थे कि हाँ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया. मेंडल सर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर उतने सारे एक्सपेरिमेंट का डेटा एक साथ कंपेयर करके चेक करते थे कि ये जो रिजल्ट आया है वो तुक्के से तो नहीं आया है, बाय फ्लुक तो नहीं आया है. तो उनका सैंपल स्टडी बहुत ज्यादा होता था. ठीक है. दूसरा, he carefully recorded number of plants of each type and expressed his results as ratios. मैंने बोला ना मेंडल सर मैथमेटिक्स के फॉर्म में अपना रिजल्ट स्टोर करते थे. तो मेंडल सर का जितना भी एक्सपेरिमेंट होता था, फेल हो पास हो जो भी है, हर एक एक्सपेरिमेंट का वो नंबर कैलकुलेट करते थे, काउंट करते थे और जो भी रिजल्ट आता था उसको रेशियो के फॉर्म में लिखते थे कि मुझे इतने टॉल प्लांट्स मिले, समझो 3 टॉल है और एक डॉर्फ है, तो उसको रेशियो के फॉर्म में लिखते थे. थर्ड रीजन, वटाने के प्लांट में मेंडल सर ने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए थे. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स म्हणजे डिफरेंट कैरेक्टर्स, और ये 7 कैरेक्टर्स किसी को भी दिख जाएंगे, ऐसे इजी कैरेक्टर्स थे. दे वर इजीली रिकॉग्नाइज्ड. रिकॉग्नाइज करना म्हणजे ओळखणं, एकदम इजीली विजिबल, ऐसे कैरेक्टर्स उन्होंने ये किए थे, सिलेक्ट किए थे. द 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स इन पी प्लांट वर कंट्रोल्ड बाय सिंगल फैक्टर ईच. और इन्होंने क्या बताया कि हर एक कैरेक्टर के लिए देर इज अ सेपरेट फॅक्टर. आता हे बघा, सीड कलर साठी एक वेगळी जीन आहे आणि फ्लावर कलर साठी एक वेगळी जीन आहे. सीड कलर और फ्लावर कलर दोनों के लिए कॉमन जीन नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग फैक्टर है, अलग अलग जीन है. तो ये भी मेंडलसन ने ऑब्जर्व किया था कि फॉर एव्हरी कैरेक्टर देर इज अ सेपरेट फॅक्टर, आणि हे फॅक्टर्स सेपरेट क्रोमोझोम्स वरती पण असतात आणि सेम क्रोमोझोम्स वरती पण असू शकतात. And these factors are transmitted from one generation to another generation. हेच फॅक्टर एका जनरेशन मधून दुसऱ्या जनरेशन मध्ये ट्रान्सफर होतात जेव्हा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं. प्लांट्स में जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है म्हणजे पॉलिनेशन होता है और पूरा पोलन ट्यूब वगैरह फॉर्म होता है. हे इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस. और मेंडल सर ने ही डोमिनेंट वर्ड बताया, रिसेसिव वर्ड बताया, कौन सा प्लांट ज्यादा एक्सप्रेस होगा, कौन सा एक्सप्रेस नहीं होगा. तो ये 5 रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल सर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि मेंडल सर का एक्सपेरिमेंट क्यों सक्सेसफुल हुआ. स्टैटिस्टिकल मेथड, मैथमेटिकल लॉजिक, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, लार्ज सैम्पलिंग साइज एंड एवरी रिकॉर्ड का थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन. ये सब रीजन थे मेंडल सर का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के. अब चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आपको ये टेबल आना चाहिए. जो प्लांट मेंडल सर ने सिलेक्ट किया था, हिरवा वटाना, उस वटाने को बोलते हैं गार्डन पी और उसका सायंटिफिक नेम आहे पायसम सटाइवम. ह्याला पीसम सटाइवम पण होऊ शकतो आपण. आणि यात 7 कॅरेक्टर्स आहेत, 7 डॉमिनंट कॅरेक्टर आहेत आणि 7 रिसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे. कोणत्या कॅरेक्टरसाठी कोणतं अल्फाबेट वापरलं जातं ते मी इथे लिहून देते और आप लोगों को ये सारे कैरेक्टर्स लर्न करने हैं. म्हणजे जर सीड शेप असेल एस स्क्वेअर, मतलब एस से 2 कैरेक्टर आता है. पी क्यूब, पी से 3 कैरेक्टर आता है और एफ स्क्वेअर, इससे 2 कैरेक्टर आता है. हे जे 7 कैरेक्टर आहेत, तुम्हाला प्रत्येक कैरेक्टरचं नाव लक्षात ठेवायचं आहे, कलर लक्षात ठेवायचा आहे आणि त्याचा सिंबल लक्षात ठेवायचा है. अगर मैं सीड शेप की बात करूं तो वटाने का शेप राउंड होना चाहिए. जर शेप राउंड असेल म्हणजे ते डोमिनेंट वटाना है, और अगर उसका शेप रिंकल है मतलब वो रिसेसिव वटाना है. तो राउंड दिखाने के लिए हम कैपिटल आर यूज करते हैं आणि रिंकल दिखाने के लिए मैं स्मॉल आर यूज करती हूँ. हे अल्फाबेट वापरले जातात.
आता इथे डब्ल्यू का नाही वापरत आपण, इथे आर वापरलं पण इथे डब्ल्यू का नाही वापरत, तर असे तुम्हाला मग 14 वेगवेगळे अल्फाबेट्स लक्षात ठेवावे लागतील. एवढं कॉम्प्लिकेशन नकोय, म्हणून आपण फक्त 7 अल्फाबेट लक्षात ठेवतो. जे डॉमिनंट कॅरेक्टर आहे ते कॅपिटल लेटरने दाखवतो आणि जे रिसेसिव्ह कॅरेक्टर आहे ते स्मॉल लेटरने दाखवतो. दिस इज नॉट यूज्ड. ओके. अभी देखो, वैसे तो मार्केट में ना हरा वटाना ज्यादा अच्छा माना जाता है, मतलब जब हम मैगी वगैरह खाते हैं, मटर पनीर खाते हैं, पुलाव खाते हैं, तो उसमें हमको ग्रीन वटाना अच्छा लगता है क्योंकि ग्रीन वटाना का कलर अच्छा है. सॉरी, इट शोज, क्या बोलते हैं, एस्थेटिक लुक देता है वो. पण रियलिटी मध्ये डॉमिनेंट कलर येलो आहे. अगर आप एक ग्रीन वटाने का सीड लो और एक येलो वटाने का सीड लो और दोनों को अलग अलग पॉट में डालो, दोनों का प्लांट उगाओ और फिर इसका फ्लावर और इसका फ्लावर, इसका मेल गैमेट और इसका फीमेल गैमेट लेके मिक्स करो, तो आपको जो इसमें से जो नया सीड मिलेगा ना, अभी ये नया प्लांट जो मिलेगा, इसमें सारे वटाने येलो कलर के होंगे, कारण येलो कलर डॉमिनेंट आहे. पण मार्केटमध्ये ग्रीन कलरची डिमांड जास्त आहे, म्हणून आपण ग्रीन वाले प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करून जास्त ग्रो करतो डिमांड प्रमाणे. लेकिन रियलिटी में डोमिनेंट कैरेक्टर येलो सीड का है. ओके, ये मत भूलना. सो येलो के लिए कैपिटल वाई आणि ग्रीन सीड साठी स्मॉल वाई. इन्फ्लेटेड, जब ताजा वटाना रहता है तो उसका छिलका एकदम कड़क कड़क रहता है, फूला हुआ, दैट इज इन्फ्लेटेड. और जब वटाना एकदम ड्राई हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, दैट इज कंस्ट्रिक्टेड. ताजा वटाना है तो छिलका ग्रीन कलर का रहेगा, दैट इज कैपिटल जी, आणि येलो छिलके के लिए स्मॉल जी. पर्पल कलर का फ्लावर वटाने के प्लांट में आएगा तो कैपिटल पी, व्हाइट फ्लावर आएगा तो स्मॉल पी. एक्सियल फ्लावर यानी कि साइड साइड में फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं, साइड के ब्रांचेस में, तो कैपिटल ए. और अगर वटाने के ब्रांच के टिप में ग्रो हो रहे हैं, प्लांट के ब्रांच के टिप पे, तो स्मॉल ए. प्लांट की हाइट अगर लंबी है तो कैपिटल टी, हाइट अगर छोटी है तो स्मॉल टी. ये 7 कैरेक्टर्स, डोमिनेंट कैरेक्टर्स, रिसेसिव कैरेक्टर्स और उसके अल्फाबेट सब आपको याद रखना है. अब इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले हमको कुछ वर्ड्स अच्छे से समझने पड़ेंगे, कुछ टर्म्स अच्छे से समझने पड़ेंगे, और वो मैं आपको सिंपल सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है. सबसे पहले तो मैं कॅरेक्टर और ट्रेट वर्ड का मीनिंग समजाती हूँ. आता कॅरेक्टर म्हणजे काय असतं आणि ट्रेट म्हणजे काय असतं मी एकदम सोप्या भाषेत समजवते. कॅरेक्टर एक स्पेसिफिक फीचर आहे आणि त्या स्पेसिफिक फीचरची जी टाइप असते त्या टाइपला आपण ट्रेट म्हणतो. फॉर एग्जांपल आइसक्रीम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है. अब आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, तर फ्लेवर्सला आपण म्हणणार ट्रेट्स. वैसे ही हाइट एक कॅरेक्टर आहे आणि हाइट वेगवेगळी असते, कोण टॉल असतं, कोण डॉर्फ असतं. तो ये जो टॉल और डॉर्फ है ह्याला म्हणणार आपण ट्रेट. तो कैरेक्टर इज अ स्पेसिफिक फीचर और उस कैरेक्टर के जो टाइप्स होते हैं उसको ट्रेट बोलते हैं. डन. ओके. फॅक्टर आणि जीन दोनों का मीनिंग सेम आहे, फक्त इथे वेगवेगळं नाव दिलंय, कारण आधी जीन नाव माहित नव्हतं म्हणून फॅक्टर बोलायचो आपण. फैक्टर एंड जीन दोनों क्रोमोसोम का पार्ट है. दे बोथ आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ये फैक्टर और जीन की मदद से ही कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. दे डिटरमाइन जेनेटिक कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये फैक्टर्स क्या करते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं, और कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा ये फैक्टर और जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है. ये दोनों सेम है. नेक्स्ट, आता अलील म्हणजे काय असतं. सबसे पहली बात तो अलील ये छोटा नाम है. अलील वर्ड का फुल फॉर्म क्या है, अलीलोमॉर्फ. म्हणजे काय, लक्ष द्या इथे. ये देखो, मैं बात कर रही हूं कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर है हाइट. अभी इसके 2 ट्रेट्स हैं, हाइट के 2 ट्रेट्स हैं, एक टॉल और एक डॉर्फ. और इसका जीन कौन सा है, टी. ठीक है, जीन इज टी. पण टॉल कैरेक्टर दाखवण्यासाठी हम जो यूज करते हैं अलील, टॉल कैरेक्टर दिखाने के लिए हम जो अलील यूज करते हैं वो है कैपिटल टी, और डॉर्फ कैरेक्टर दिखाने के लिए मैं जो अलील यूज करती हूँ वो है स्मॉल टी. तर अलील्स म्हणजे काय असतात, जीन्सचे टाइप. जैसे कैरेक्टर इज अ ट्रेट्स जो है ये कैरेक्टर का टाइप है, वैसे अलील जो है ये जीन का टाइप है. हमको 2 टाइप के अलील्स देखने को मिलते हैं, डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव्ह अलील. द 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ अलील, कधी कधी 2 पेक्षा जास्त पण असू शकतात. These genes, 2 or more different types of genes are known as alleles,
एंड दे ऑक्यूपाई आइडेंटिकल लोकाई, मतलब ये क्रोमोसोम के सेम जगह पे प्रेजेंट होंगे। इधर देखो, जहां पे कैपिटल डी है वहीं पे स्मॉल डी होगा, लोकेशन नहीं बदलेगा क्योंकि दोनों का कैरेक्टर सेम, तर त्याला आपण म्हणतो अलील। नेक्स्ट, मैम ये सब आता है क्या एग्जाम में? पहले मैं दिखा देती हूँ, उसके बाद आप लोग पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो ऑप्शन में छोड़ सकते हो। एग्जाम में ये आता है, आप लोग पढ़ोगे नहीं, इसीलिए मैं पहले दिखा देती हूँ। इसका ना सीईटी एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह पूछा जाता है, अभी यहाँ पे तो नहीं दिया है, यहाँ पे डायरेक्टली नाही पूछा आहे, पण जर तुम्हाला हे वर्ड्सच नाही समजले, म्हणजे इथे तुम्हाला डायरेक्ट डेफिनेशन नाही दिलंय, पण तुम्हाला सीईटी मध्ये विचारतात। अगर आपको ये वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझा ना, तो आगे का कॉन्सेप्ट कुछ समझेगा ही नहीं। दिस इज लाइक एबीसीडी ऑफ दिस चैप्टर, अगर एबीसीडी नहीं आएगा तो आगे फिर एप्पल का स्पेलिंग नहीं आएगा। तो वैसे ही कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, अलील्स क्या होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ, जो कैरेक्टर हमेशा एक्सप्रेस होता है, an allele that expresses itself even in the presence of other allele, then that character is known as dominant character। जो कैरेक्टर हमेशा एक्सप्रेस होगा, उसके साथ कौन है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर जो कैरेक्टर बार बार एक्सप्रेस हो रहा है दैट इज डोमिनेंट अलील। और जो कैरेक्टर डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में कभी एक्सप्रेस नहीं होगा, जैसे एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, ठीक है, छोटा भाई बड़े भाई से डरता है, लेकिन बड़े भाई को छोटे भाई से डर नहीं लगता, तो आप जहां पे भी जाओगे, जिस भी फंक्शन में जाओगे, बड़ा भाई हमेशा एंजॉय करेगा, मस्ती करेगा, बात करेगा, क्योंकि ये पावरफुल है, दिस इज डोमिनेंट। अब छोटा भाई बड़े भाई के सामने कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर बड़ा भाई चला गया और ये जो छोटा भाई है इसके जैसे और छोटे 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 इसके फ्रेंड्स आ गए, तो फिर ये एक्सप्रेस करेगा, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। तो जो रिसेसिव अलील है, ये रिसेसिव अलील डोमिनेंट अलील के साथ कभी एक्सप्रेस नहीं होता। दिस अलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील। ये कब एक्सप्रेस होता है? जब ये इसके साथ इसके जैसे ही दूसरे अलील्स होते हैं। म्हणजे ये F1 हाइब्रिड में आपको कभी देखने नहीं मिलेगा। ये देखो, ये अपना ना F1 हाइब्रिड है, दिस इज F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पे रिसेसिव अलील कभी एक्सप्रेस होगा ही नहीं, यहाँ पे भी डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, यहाँ पे भी डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, लेकिन जब दोनों अलील्स रिसेसिव है तो यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। समझा? नेक्स्ट, फिनोटाइप मतलब क्या होता है, जीनोटाइप मतलब क्या होता है? फिनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर आपको बाहर से दिखाई देता है, द एक्सटर्नल मेकअप, द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। प्लांट अगर टॉल दिखाई दे रहा है तो बोलेंगे इसका टॉल फिनोटाइप है, प्लांट अगर छोटा दिखाई दे रहा है तो डॉर्फ फिनोटाइप है। फिनोटाइप म्हणजे बाहेरून जे आपल्याला दिसतं, पण उसके पीछे का जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। मतलब समझो मेरे को दिखने में ये प्लांट टॉल दिख रहा है, तो टॉल इज द फिनोटाइप, लेकिन अब ये प्योर है, प्योर टॉल है कि ये हाइब्रिड वाला टॉल है, ये नहीं पता मुझे। अगर प्योर है तो इसके पास दोनों कैपिटल टी होना चाहिए, और अगर ये हाइब्रिड है तो इसके पास एक कैपिटल और एक स्मॉल होना चाहिए, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। आपको जो दिखता है उसको फिनोटाइप बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो जेनेटिक फॉर्मूला है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, होमोजाइगस मतलब प्योर। इसका मतलब क्या होता है? एन इंडिविजुअल कंटेनिंग आइडेंटिकल अलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड एज होमोजाइगस। मतलब इधर पे ध्यान से देखो, अगर इसके पास कैपिटल ए है तो यहाँ पे भी कैपिटल ए होगा, यहाँ पे भी कैपिटल ए, यहाँ पे भी कैपिटल ए, इसको बोलते हैं होमोजाइगस, यानी कि प्योर। अनदर नेम फॉर होमोजाइगस इज प्योर। या फिर दूसरा ऑप्शन समझो, कैपिटल नहीं स्मॉल भी हो सकता है, इधर स्मॉल है तो इधर भी स्मॉल होगा, इधर भी स्मॉल होगा, इधर भी स्मॉल होगा, सब सेम होगा। अगर सब कुछ सेम है तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस, सेम अलील्स। लेकिन अगर अलग है, इधर कैपिटल ए है, इधर स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए कैपिटल ए, तो इसको हेटेरोजाइगस बोलेंगे। म्हणजे कैरेक्टर सेम आहे पण अलील एक रिसेसिव्ह आहे, एक डॉमिनेंट आहे, तो दिस इज हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ठीक है, प्योर लाइन मतलब होमोजाइगस, ये प्योर लाइन मतलब ही होमोजाइगस होता है, तो इट इज सेम 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 वर्ड दिया है बार बार। आता मोनोहाइब्रिड म्हणजे काय आणि F1 जनरेशन म्हणजे काय? ध्यान से देखो, मेंडल सर जब बटाने के प्लांट में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ना फर्स्ट टाइम
क्या किया, सिर्फ एक ही कॅरेक्टर लिया, म्हणजे जेव्हा ते दोन प्लांट सोबत रिप्रोडक्शन करत होते तेव्हा ते फक्त त्या प्लांटचा हाइट बघत होते. जब आप एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर स्टडी करोगे, वटाने के प्लांट में कितने कैरेक्टर्स थे बच्चों, बोलो जल्दी, 7 कैरेक्टर्स थे, लेकिन मैं एक साथ 7 कैरेक्टर स्टडी नहीं कर रही हूँ, मैं एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रही हूँ. तो मेंडल सर भी एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे. इट इज हेट्रोजाइगस फॉर वन ट्रेट एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स. मतलब जब आप सिर्फ एक कैरेक्टर पे स्टडी करते हो तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं. ये देखो, ये है प्योर ग्रीन, दिस इज प्योर ग्रीन एंड दिस इज प्योर येलो. मैं यहाँ पे सिर्फ पॉड का कलर देख रही हूँ. क्या देख रही हूँ मैं, पॉड का कलर, एकच कैरेक्टर बघते मी. अभी ग्रीन पॉड इज डोमिनेंट एंड येलो पॉड इज रिसेसिव. कैसे पता चला मुझे, क्योंकि जब मैंने इन दोनों का रिप्रोडक्शन करवाया, मतलब इसके अंदर जो सीड है वो सीड को मैंने ग्रो किया, फिर उसमें से मुझे जो फ्लावर मिला, मैंने वो फ्लावर का मेल गैमेट लिया. सेम इधर पे इस वटाने के अंदर जो सीड है उस सीड को मैंने ग्रो किया, मुझे उसमें से जो फ्लावर मिला मैंने उसका फीमेल गैमेट लिया. इन दोनों का मैंने पॉलिनेशन किया और इन दोनों के वजह से मुझे जो नया सीड मिला, वो नए सीड को मैंने वापस से अलग से पॉट में ग्रो किया. और अब मुझे जो वटाने मिले, इस प्लांट में मुझे जो वटाने मिल रहे हैं, सारे वटाने ग्रीन कलर के हैं. मतलब मैं अगर ग्रीन वटाने का सीड लूंगी और येलो वटाने का सीड लूंगी, ग्रीन वटाना नहीं, जिसका छिलका बाहर से ग्रीन है, ये ग्रीन छिलके वाला वटाना और येलो छिलके वाला वटाना, मैंने ये दोनों का वटाना लिया, उसको पॉलिनेशन किया और उससे जो सीड मिला उस सीड को मैंने ग्रो किया, तो मुझे सब ग्रीन कलर के ही वटाने मिलेंगे, यानी ग्रीन कलर डोमिनेंट है. तो यहाँ पे आप एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो, दैट इज कलर, लेकिन आप दो अलग अलग पेरेंट्स को मिक्स कर रहे हो. तो अभी दिखने में ये ग्रीन दिख रहा है, इसका फिनोटाइप क्या है, बताओ मुझे, इसका फिनोटाइप क्या है, ग्रीन. लेकिन इसका जीनोटाइप क्या है, क्या ये प्योर ग्रीन है, नो. हमने दो अलग अलग प्लांट्स को मिक्स किया था ना, तो ये प्योर नहीं है, ये है हाइब्रिड. क्या है ये, हाइब्रिड. और इधर पे हमने एक ही कैरेक्टर स्टडी किया, फक्त कलर, तो ये है मोनो हाइब्रिड. मतलब एक ही कैरेक्टर स्टडी किया और हाइब्रिड बच्चा मिला, तो दिस इज मोनो हाइब्रिड. क्लियर, यस एवरीबडी. F1 जनरेशन मतलब क्या होता है, पहला बच्चा. जब आपने इन दोनों को रिप्रोडक्शन किया तो आपको ये जो पहला बच्चा मिला, दिस इज F1 जनरेशन. अब इसके पास जो वटाने उगे हैं, इधर देखो, इस बच्चे को मैंने उगाया, इस बच्चे को मैंने ग्रो किया. अब मुझे इस प्लांट में जो वटाना मिला है, इस वटाने के सीड को मैं किसी दूसरे सीड के साथ रिप्रोडक्शन कराऊंगी और मुझे इसका जो बच्चा मिलेगा वो हो जाएगा F2 जनरेशन. पहले बच्चे को F1 जनरेशन बोलते हैं, दूसरे बच्चे को F2. दूसरे बच्चे को नहीं, दूसरी जनरेशन को. मतलब समझो कि मैं मेरे पेरेंट्स की पहली बेटी हूं, तो मैं F1 जनरेशन. अभी मेरे बाद मेरा भाई हुआ तो उसको F2 जनरेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स सेम है. मैं फर्स्ट जनरेशन हूं, जब मेरा बच्चा होगा वो सेकेंड जनरेशन होगा. समझा, ऐसा होता है. नेक्स्ट, तो दैट इज F2 जनरेशन. मतलब फर्स्ट जनरेशन को जब हम किसी और के साथ रिप्रोड्यूस कराएंगे और उससे जो बच्चा मिलेगा, दैट इज सेकेंड जनरेशन. अभी ये जो प्रोसेस है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है. एक मेथड होता है फोक लाइन मेथड, और एक मेथड होता है पनेट स्क्वायर मेथड. ये पनेट स्क्वायर मेथड है, इसको चेकर बोर्ड मेथड बोलते हैं. ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. हमने क्या किया यहाँ पे, हमने एक प्योर टॉल लिया, प्योर डॉर्फ लिया, दोनों के गैमेट्स को लिया हमने और क्रॉस किया, तो ये मुझे मिला फर्स्ट जनरेशन. ये मेरा फर्स्ट जनरेशन है. अभी इस फर्स्ट जनरेशन को मैंने उगाया, मतलब ये जो मुझे प्लांट मिला है, इस प्लांट में मुझे बहुत सारे वटाने मिले हैं. मैंने इसमें का एक वटाना लिया और इसका ही दूसरा वटाना लिया, इसको मैंने ग्रो किया. ठीक है, इसको मैंने ग्रो किया सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए. अभी इसका गैमेट लेकर मैं इसी के साथ रिप्रोड्यूस करूंगी. इसका मेल गैमेट, इसका फीमेल गैमेट, इन दोनों को आपस में रिप्रोड्यूस करूंगी और अब मुझे जो बच्चे मिलेंगे वो ये है F2 जनरेशन. ये देखो,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जो आपका F1 जनरेशन मिलता है ना, आप उसका ही वापस साथ में रिप्रोडक्शन कराते हो, मतलब सगे भाई बहन के बीच में रिप्रोडक्शन कराते हो। तो आपको जो नेक्स्ट जनरेशन मिलेगा दैट इज F2 जनरेशन। अभी F2 जनरेशन में मुझे अलग अलग कैलकुलेशन मिल सकता है। म्हणजे F1 जनरेशन मध्ये क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अभी मैं इस प्लांट को इसके ही भाई के साथ रिप्रोड्यूस करा रही हूँ। ये एक बच्चे का जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरे बच्चे का भी यही है कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब इसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है। जब इसके बच्चे पैदा होंगे तो इसमें से मैं एक ही गैमेट लूंगी और इसमें से एक गैमेट लूंगी। अभी अगर मैं कैपिटल टी और कैपिटल टी ले रही हूं तो मुझे बच्चा मिलेगा प्योर कैपिटल। समझा? तो ये मैं इधर लिख के बताती हूँ, ये मैं इधर लिख के बताती हूँ। मैंने दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी लिया। अभी इसका गैमेट्स बनाओ। गैमेट कैसे? सिंगल सिंगल, ये पेयर में है ना, तो गैमेट सिंगल सिंगल रहेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अभी देखो, अगर मैंने ये इस बच्चे का कैपिटल टी लिया और इस बच्चे का कैपिटल टी लिया तो मुझे बच्चा मिलेगा प्योर टॉल। लेकिन इस बच्चे का कैपिटल टी लिया और इस बच्चे का स्मॉल टी लिया तो मुझे बच्चा मिलेगा हाइब्रिड। अभी यहाँ पे वापिस से मुझे हाइब्रिड बच्चा मिला और यहाँ पे मुझे रिसेसिव बच्चा मिला। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ऐसा जिगजैग कैलकुलेशन मेथड है ना, इसको फोक लाइन मेथड बोलते हैं। लेकिन इस मेथड में ना एरर बहुत होता है, मतलब गलती बहुत होती है, और ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए ये मेथड बताया गया है बॉक्स मेथड। इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड कि पुनेट स्क्वायर मेथड। यहाँ पे भी सेम कैलकुलेशन होगा। ये देखो, जो बच्चा मुझे इधर मिल रहा था वो इधर पे भी मिला, जो दो बच्चे मुझे इधर मिल रहे थे वो इधर पे भी मिले, और जो ये बच्चा इधर मिला था, सॉरी इधर ये वाला, वो मुझे यहाँ पे भी मिला। करेक्ट? तो ये मेथड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हम ये मेथड फॉलो करते हैं। रिजल्ट हमको दोनों में सेम मिलता है। यहां तक सबको क्लियर है? एवरीबॉडी आगे बढ़े, चलो चल आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है होमोलोगस क्रोमोसोम। अभी देखो यहाँ पे होता क्या है, बच्चों को ना बहुत ज्यादा डाउट होता है। 1 सेकेंड ना, हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट होता है कि होमोलोगस और होमोजाइगस दोनों का मीनिंग सेम है क्या। हमने अभी कुछ टाइम पहले होमोजाइगस का मीनिंग देखा था। होमोजाइगस ये था, और अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है होमोलोगस। मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताती हूँ, ठीक है? देखो, होमोलोगस मतलब क्या होता है, ये क्रोमोसोम मदर से आया है, ये क्रोमोसोम फादर से आया है, और दोनों क्रोमोसोम्स के पास सेम कैरेक्टर वाले अलील्स है। कैरेक्टर सेम है, कैरेक्टर, लेकिन उसके ट्रेट्स अलग हो सकते हैं। जैसे कि समझो, इसके पास भी फ्लावर के कलर वाला अलील है और इसके पास भी फ्लावर के कलर वाला अलील है। दे ऑल्सो हैव फ्लावर कलर, दे ऑल्सो हैव फ्लावर कलर, बट दोनों का फ्लावर कलर सेम होगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसके पास पर्पल फ्लावर है, इसके पास व्हाइट फ्लावर है, लेकिन दोनों का लोकेशन सेम है। होमोलोगस म्हणजे काय असतं कि जो भी अलील प्रेजेंट है ना उसका लोकेशन सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं होमोलोगस। तो मॅम होमोजाइगस म्हणजे काय असतं सांगते मी, तुम्हाला कन्फ्युजन क्लियर करून देते। होमोजाइगस मतलब क्या होता है कि हमारे जो दो क्रोमोसोम्स हैं, इन दोनों क्रोमोसोम्स के पास कंपलसरी सेम अलील होना चाहिए। अगर इसके पास कैपिटल ए है तो इसके पास भी कैपिटल ए होना चाहिए, इसको होमोजाइगस बोलते हैं। अगर इसके पास स्मॉल ए है तो इसके पास भी स्मॉल ए होना चाहिए, तो इसको होमोजाइगस बोलते हैं। होमोलोगस में ऐसा कुछ रूल नहीं है कि सेम होना चाहिए, कैरेक्टर सेम होना चाहिए पर उसका ट्रेट अलग हो सकता है। मतलब यहाँ पे पर्पल कलर, यहाँ पे व्हाइट कलर, पर है तो कलर ना, तो ये इसका अलील सेम नहीं होगा तो भी चलेगा। मतलब वन कैन बी डोमिनेंट, वन कैन बी रिसेसिव, लेकिन लोकेशन सेम होना चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड होमोलोगस। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ये टॉपिक ना आपको आगे डिटेल में दिया गया है, तो ये हम जब ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए वो टॉपिक हम स्किप करेंगे, अभी वो टॉपिक नहीं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि आगे आपको ये डिटेल में दिया हुआ है की बॅक क्रॉस म्हणजे काय असतं आणि टेस्ट क्रॉस म्हणजे काय असतं। हे मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चर मध्ये नक्की शिकवणार, व्हाट इज बैक क्रॉस एंड व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। अभी आगे जाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा पेंडिंग रखते हैं। दिस वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि वो टॉपिक आगे दिया है डिटेल में। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट आता है फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो। आता फिनोटाइप रेशियो म्हणजे काय असतं आणि जीनोटाइप रेशियो म्हणजे काय असतं
फिनोटाइप रेशियो मतलब जो आपको ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बाहर से दिखता है उसको फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दो अलग अलग पेरेंट्स को साथ में क्रॉस करा रही हूं तो मुझे दिखने में, हे बगू नका, ये फिलहाल मत देखो, डोंट लुक एट दिस, मुझे दिखने में कितने प्लांट्स टॉल दिखाई दे रहे हैं? 3 प्लांट्स टॉल दिखाई दे रहे हैं, दैट इज माय फिनोटाइप रेशियो। और दिखने में कितने प्लांट्स डॉर्फ दिखाई दे रहे हैं? 1 प्लांट डॉर्फ दिखाई दे रहा है, दैट इज माय फिनोटाइप रेशियो। तो 3:1 ये मेरा फिनोटाइप रेशियो है फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, म्हणजे फक्त एक कॅरेक्टरसाठी। यहाँ पे हमने सिर्फ एक कॅरेक्टर लिया है, हाइट। तो हाइट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, म्हणजे जेव्हा आपण एक कॅरेक्टर बघतो त्याला आपण मोनोहाइब्रिड क्रॉस म्हणतो। तो मोनोहाइब्रिड में आपको फिनोटाइप रेशियो क्या मिला? 3:1। लेकिन क्या इसका जीनोटाइप रेशियो भी सेम है? 3:1 है। म्हणजे हे जे टॉल प्लांट्स आहेत, क्या सारे के सारे प्लांट्स प्योर टॉल है? आप बताओ मुझे, क्या ये सारे प्लांट्स प्योर टॉल है? पता करते हैं। आता ते आपण वरचं इरेज करूया। क्या ये सारे प्लांट्स प्योर टॉल है? अभी सीक्रेट पता चल जाएगा। ये देखो, इसमें से सिर्फ ये वाला प्लांट प्योर टॉल है। मतलब जो 3 प्लांट्स हमको टॉल मिले थे, ये और ये मिला के हमको 3 टॉल प्लांट्स मिले थे ना, उसमें से सिर्फ एक ही प्योर टॉल है और बाकी के जो 2 है ये प्योर नहीं है, दे आर हाइब्रिड टॉल। ये वाले कैसे है? हाइब्रिड टॉल। सो जीनोटाइप रेशियो अलग है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो क्या है? 1:2:1। मतलब एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड है और एक प्योर डॉर्फ है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आपको पूछा तो ये आपको पता होना चाहिए। फिनोटाइप रेशियो फॉर दिस इज 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। क्लियर? नहीं समझा तो एक बार वीडियो पीछे करके फिर से देखो, पर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके लो, ठीक है। अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मैंने अब भी बोला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है? जब आप पेरेंट्स को क्रॉस करते हो जिनके पास सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जो अलग अलग है, 1 प्योर टॉल एंड 1 प्योर डॉर्फ, तो आपको जो पहला बच्चा मिलता है उस पहले बच्चे में आपको एक ही पेरेंट का कैरेक्टर दिखता है। इथे दिसताना हा प्लांट आपल्याला टॉल दिसणार, दिखने में ये टॉल दिखेगा, बट आपको भी पता है कि ये प्योर नहीं है, दिस इज नॉट प्योर, दिस इज हाइब्रिड, ओके। और फिर जब आप इसका सेकेंड जनरेशन निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि नक्की कितने प्योर है और कितने हाइब्रिड है। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है? ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया था ना, यहाँ पे हमने एक ही कैरेक्टर लिया था, हाइट, एक ही कैरेक्टर, पर अब इधर पे मैं 2 कैरेक्टर एक साथ ले रही हूँ। कौन से 2 कैरेक्टर्स मैंने लिए इधर पे? वाई। वाई मतलब क्या होता है? सीड का कलर। तो यहां पर मैंने लिया सीड कलर, और आर मतलब सीड शेप। तो यहाँ पे मैं 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करने वाली हूँ, सीड का कलर और सीड का शेप। इन दोनों को मैं एक साथ स्टडी करूंगी, उसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर हम 2 अलग अलग कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी करते हैं, दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। अभी ये कैलकुलेशन ध्यान से देखो, मैं अच्छे से डिटेल में बता रही हूँ, आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि पेरेंट्स हमेशा कैसे होते हैं, हाँ ये लास्ट टॉपिक है, पेरेंट्स हमेशा कैसे होते हैं? डिप्लॉइड, ठीक है। तो इनके पास हमेशा क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, गैमेट्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इनके पास जो गैमेट है वो पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जब हम इसका गैमेट बनाते हैं तो गैमेट कैसे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं ना। अभी ये 11वीं के सेल डिवीजन चैप्टर में हमने पढ़ा है, प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा कि गैमेट्स मियोसिस से बनते हैं आणि गैमेट्स कसे असतात? हॅप्लॉइड। तो अगर ये डिप्लॉइड है तो इसका हाफ गैमेट में जाएगा, हेप्लॉइड एक ही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका एक गैमेट बनेगा और इसका एक गैमेट बनेगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, या इसको आप एक ही सर्कल में भी लिख सकते हो। तुम्हाला जर असं क्वेश्चन आलं की एक्सप्लेन डाय हायब्रिड क्रॉस विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन मोनो हायब्रिड क्रॉस विथ एग्जाम्पल, तर तुम्हाला हे पूर्ण चार्ट असं बनवावा लागेल। सबसे पहले लिखने का पेरेंट्स, आप कौन सा कैरेक्टर ले रहे हो वो लिखने का, फिर उसका गैमेट, फिर उसका फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन, मतलब एक्चुअली ऐसा लिखने का, ये ज्यादा सही तरीका है। पहले लिखने का पेरेंट्स, फिर लिखने का जीनोटाइप,
फिर टाइप ऑफ गैमेट्स, फिर आपको मिला F1 जनरेशन। अभी आप इस F1 जनरेशन का सेल्फिंग करोगे तो आपको मिलेगा F2 जनरेशन। तो आपको इसी स्टेप बाय स्टेप मेथड में आन्सर लिखना होता है। तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये ह्या पॅरेग्राफच्या खाली एक टेबल दिला असेल, ते टेबल पण डायहायब्रिड क्रॉसच आहे, तर तुम्ही हे एक्सप्लेनेशन बघून तो टेबल तुम्हालाच भरायचा है तुमच्या टेक्स्टबुकचं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये गैमेट लिया, ये गैमेट लिया, इसका एक गैमेट नीचे आएगा स्मॉल y और इसका एक गैमेट नीचे आएगा स्मॉल r, ठीक है। अब ये दोनों क्रॉस करो, अब ये चारों एक साथ आ जाएंगे ना, क्योंकि ये एक अलग कैरेक्टर है, ये एक अलग कैरेक्टर है, दिस इज डिफरेंट कैरेक्टर, दिस इज डिफरेंट कैरेक्टर, तो ये चारों एक साथ आ गए। तो अब दिखने में मुझे ये सीड कैसे दिखाई दे रही है? दिखने में मुझे ये सीड येलो कलर की दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके पास कैपिटल Y है, जो कैरेक्टर कैपिटल रहेगा वही दिखेगा। तो दिखने में मुझे ये सीड येलो कलर की दिखाई दे रही है, और इस सीड का शेप कैसा है? राउंड शेप है। तो दिखने में ये सीड येलो है और राउंड है, बट प्योर येलो और प्योर राउंड नहीं है। प्योर मतलब अगर इसके पास दोनों कैपिटल Y होते और दोनों कैपिटल R होते तो मैं इसको प्योर बोलती, पर ऐसा है क्या? नहीं, रियालिटी वेगळी आहे। इथे प्योर येलो नहीं है, हाइब्रिड येलो आहे, आणि प्योर राउंड नहीं है, हाइब्रिड राउंड आहे। तो ये जो F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन को बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिड। अब आपको इसका ही सेल्फिंग करना है, तो आप इधर पे लिखो सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग ऑफ F1। क्या लिखोगे? इसको इसके साथ ही रिप्रोड्यूस करोगे, क्योंकि आपको जो प्लांट मिलेगा उस प्लांट में, वटाने में बहुत सारी सीड होंगी, तो ये सीड को इस सीड के साथ करो, सगे भाई बहन के बीच में। तो इधर लिखो कैपिटल Y, ये अपना बच्चा है, मतलब ये भाई है, इसके बहन के साथ इसका रिप्रोडक्शन। कैपिटल Y को स्मॉल y में, कैपिटल R स्मॉल r, और यहाँ पे वापिस इसको इसके जैसे ही जीन के साथ करना है, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। अब ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, आपको इसका जीन्स बनाना है, इसके गैमेट्स बनाने हैं। आपको क्या करना है? इसका गॅमेट बनाना है, गॅमेट। आता नंबर ऑफ गॅमेट्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी एक फॉर्मूला असतो। नंबर ऑफ गैमेट्स कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला रहता है, एंड दैट फॉर्मूला इज 2n, जहां पे n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हायब्रिड पेयर्स, म्हणजे आपल्याकडे किती हायब्रिड पेयर्स आहेत ते आपल्याला बघायचंय। आता इथे एक हायब्रिड आहे आणि इथे एक हायब्रिड आहे, दोन हायब्रिड पेयर्स आहेत आपल्याकडे। तो n की वैल्यू क्या आएगी? सिंस n की वैल्यू इज 2, तो देयरफॉर 2n इज इक्वल्स टू 2 म्हणजे आपल्याला किती प्रकारचे गैमेट्स मिलणार? 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। हमको 4 अलग अलग टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। अब बताओ कैसे गैमेट्स बनेंगे? इसको इसके साथ गैमेट बनाना है, पहले इसका अलग से गैमेट बनाओ, फिर इसका अलग से गैमेट बनाओ, और दोनों सेम है ना, तो जो गैमेट इसका आएगा वही गैमेट इसका आएगा। ध्यान दो इधर पे, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। देखो पहला गैमेट कैसे बनेगा? इसको इसके साथ मिक्स करो, कैपिटल Y को कैपिटल R के साथ, दिस इज फर्स्ट गैमेट। अभी इसको इसके साथ करो, कैपिटल Y को स्मॉल r के साथ, कैपिटल Y विथ स्मॉल r, फिर कैपिटल Y नहीं स्मॉल y विथ कैपिटल R। अभी यहां पे क्या लिखेंगे हम? स्मॉल y विथ कैपिटल R, एंड ये आ जाएगा स्मॉल y विथ स्मॉल r। तो देखो बन गए, मैच करो, फर्स्ट वाला गैमेट, सेकेंड गैमेट, थर्ड गैमेट, एंड दिस इज फोर्थ गैमेट। 4 अलग अलग गैमेट्स हमको मिल चुके हैं और यही हमको बनाना था। तो दीज आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स दैट वी गेट। अभी जो इधर पे मिला है सेम टू सेम गैमेट इधर पे भी कॉपी करो, क्योंकि दोनों का पेरेंट सेम है, तो दोनों के गैमेट्स भी सेम बनेंगे। और अब कुछ नहीं करना है, अब इनका आपस में क्या हो रहा है? हाँ, अब इनका आपस में क्या करो? क्या हो गया? अच्छा ये हो गया कीप। हाँ, अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इनका आपस में रिप्रोडक्शन कराना है। तो देखो इधर पे ये कैपिटल Y R इसके साथ आएगा, तो कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। अभी मेजर मेन रीजन क्या है? देखो जब ये वाला इसके साथ रिप्रोड्यूस करेगा, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है पता है? अगर मैम मैंने ऐसा लिखा कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल R, तो ऐसा चलेगा क्या? स्मॉल अल्फाबेट आप आगे लिख सकते हो क्या? नहीं,
चलने को चलेगा लेकिन एरर ज्यादा होने के चांसेस है। और ये फॉर्मूला के वाइज अगर आप देखो तो ये करेक्ट मेथड नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम में है मार्क्स कम लाने के चांसेस अवॉइड करने हैं, मार्क्स ज्यादा चाहिए, तो ये मत करना। हमेशा कैपिटल लेटर पहले आएगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और फिर स्मॉल आर। अब आप बोलोगे मॅम पण इथे तर तुम्ही कॅपिटल लेटर नंतर आणि स्मॉल लेटर आधी लिहिलंय। हो, पण मी इथे एक फॉर्मॅट फॉलो केलंय। हमने हमेशा वाय पहिले लिहाय ना, अल्फाबेट फॉलो केलंय आपण वाय आधी घेतलंय म्हणून इथे वाय मी आधी लिहिलंय आणि आर नंतर लिहिलंय। तुम्ही जर इथे असं लिहिलात ना तरी चालेल, तुमचा फॉर्म्युला अप्लाय करून तुम्ही हे असं लिहिलात तरी चालेल, पण नंतर तुम्हाला कन्फ्युजन होणार कारण 3 जाग्यावर वाय आधी आहे आणि फक्त इथे आर पुढे आलं तर तुम्हाला कन्फ्युजन होणार। म्हणून इथे आपण वाय आधी लिहू शकतो कारण इथे अलील्स डिफरेंट आहेत। जब अलील्स सेम होते हैं तो आप स्मॉल अलील आगे नहीं लिख सकते। हाँ, अगर अलील्स अलग अलग है तो फिर आप एक फॉर्मेट फॉलो करते हो। अब जैसे कि मैंने ये क्रॉस किया, आपको वैसे ही क्रॉस करते जाना है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, तो वाई वाई साथ में आएगा, आर आर साथ में आएगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। आता इथे बघा, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ऐसे ही आपको ये पूरा टेबल फिल करना है। अब इसका फिनोटाइप रेशियो और इसका जीनोटाइप रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो। इसका हम फिनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं एक स्लाइड ऐड करती हूँ इधर पे। फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका, किधर गया, हाँ। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ऐसे वाले येलो राउंड, प्योर येलो एंड प्योर राउंड, मतलब दिखने में, प्योर नहीं, दिखने में येलो और राउंड, पहला वाला अलील येलो राउंड है ना, फर्स्ट अलील इज वाई आर म्हणजे येलो राउंड। तो दिखने में कितने सीड्स येलो है और कितने सीड्स राउंड है, ध्यान से देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिखने में 9 सीड्स येलो है और राउंड है। 16 बच्चों में से 9 येलो और राउंड दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए 9/16। अब दूसरा वाला अलील देखो, दूसरा अलील क्या है, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, मतलब येलो सीड विथ रिंकल्स। कैपिटल वाई, स्मॉल आर है ना, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, मतलब येलो सीड्स विथ रिंकल्स। कितने हैं, 1 2 3, येलो सीड्स विथ रिंकल 3 है, सो 3/16। अब नेक्स्ट, स्मॉल वाई मतलब क्या होता है, ग्रीन, एंड कैपिटल आर मतलब राउंड। तो अब आपको क्या चेक करना है, कितने सीड्स ग्रीन हैं और राउंड है, 3, और जो लास्ट में बच गया दैट इज 1। तो ये फिनोटाइप रेशियो है। तो फिनोटाइप रेशियो आपको क्या मिला, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या मिला, 9:3:3:1, जिसमें से 9 क्या है, येलो राउंड, ये 3 क्या है, ये देखो येलो एंड रिंकल्ड, फिर ये वाले 3 क्या है, ग्रीन एंड राउंड, और लास्ट वाला है ग्रीन एंड रिंकल्ड। ये है आपका फिनोटाइप रेशियो। अब इसका जीनोटाइप रेशियो निकालो। अब जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल मेथड बता रही हूं मैं, एकदम ध्यान से 2 मिनट देखो फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक, इसका जीनोटाइप रेशियो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहला तो ये वाला जीनोटाइप देखो, चारों अल्फाबेट्स कैपिटल होने चाहिए, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, चारों अल्फाबेट्स कैपिटल होने चाहिए। आपको पूरे बॉक्स में 16 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 16 बच्चे में से किस बच्चे के पास चारों कैपिटल है, चेक करो। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके पास चारों अल्फाबेट्स कैपिटल होंगे, मतलब ये वाला बच्चा सिंगल है, आपको ये बच्चा एक ही देखने को मिलेगा, तो दिस इज 1। वापिस अब ये वाला बच्चा देखो, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स कैपिटल होने चाहिए, ऐसा चेक करो, स्टार्टिंग के 3 लेटर कैपिटल, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर पे है, तो ये और ये सेम है, स्टार्टिंग का 3 लेटर कैपिटल, दिस एंड दिस इज सेम, ये हो गया तो इसको कट कर दो। बाकी आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा, स्टार्टिंग के 3 लेटर कैपिटल्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे।
मतलब ये वाला कैसा था, स्टार्टिंग के 4 लेटर कैपिटल्स। फिर दूसरा वाला कैसा है, स्टार्टिंग के 3 लेटर्स कैपिटल। अब नेक्स्ट पहला लेटर कैपिटल, लास्ट के 2 लेटर कैपिटल और बीच का लेटर स्मॉल। ऐसा चेक करो, सिर्फ बीच वाला लेटर स्मॉल होना चाहिए। तो इधर पे बीच वाला लेटर स्मॉल है लेकिन लास्ट वाला भी स्मॉल है, ये नहीं चलेगा। बीच वाला लेटर स्मॉल होना चाहिए, बाकी सब कैपिटल। तो बीच वाला लेटर स्मॉल इधर पे दिखेगा, ये इसके साथ जाएगा, ये देखो ऐसे डायगोनल जाएगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे डायगोनल जाएगा, करेक्ट। लेकिन ये डायगोनल जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम थोड़ा एक पैटर्न फॉलो करते हैं। हम डायगोनल पैटर्न फॉलो करते हैं। मैंने ये किया ना, फिर ये किया, अब फिर से ये फॉलो करो, क्योंकि ऐसा जीन भी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ये सिंगल है, ऐसा आपको कहीं पे भी देखने नहीं मिलेगा। दिस इज ऑल अलोन, स्टार्टिंग के 2 कैपिटल और 2 स्मॉल, ऐसा आपको एक में ही देखने मिलेगा। स्टार्टिंग के 2 कैपिटल, क्या बोला इधर पे, स्टार्टिंग का 2 कैपिटल और 2 स्मॉल, 2 कैपिटल और 2 स्मॉल, बराबर। ये ऐसा इकलौता है। आगे देखते हैं। अब ये देखो, ये दोनों सेम है, आपको इन दोनों के जैसा और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये 2 पॉपुलेशन है ना, तो इधर पे लिख दो 2। तो ये कैसा था, सिर्फ बीच वाला कैपिटल स्मॉल होना चाहिए, बाकी सब कैपिटल। बीच वाला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल, बराबर। अब ध्यान से देखो, ये चारों सेम दिखाई देंगे, एग्जैक्टली सेम, ये चारों एग्जैक्टली सेम है। तो इधर पे लिख दो 4। कैसे है ये, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। और अब उल्टा जाओ, अब इसका ही उल्टा ऑर्डर फॉलो करो। देखो मैं बताती हूँ, ये देखो 4 के पहले क्या लिखा है हमने, 2 लिखा है, मतलब ये देखो और ये देखो सेम है, तो इधर लिख दो 2। फिर ये देखो ये अलग है, तो इधर लिख दो 1, इसके जैसा और कोई नहीं है। फिर ये दोनों सेम है, और फिर ये एक लौता अलग है, और इन सबका जीनोटाइप लिख दो। तो आपको पहले तो काउंट करो, टोटल ऐड करने के बाद 16 होना चाहिए, क्योंकि 16 बच्चे हैं अपने पास। तो 1 + 2 3, 3 + 1 4, +2 6, +4 10, 11 12 13 14 15 16, चलो बराबर है। अब ये रेशियो आपका जीनोटाइप रेशियो है। मॅम आम्ही उलट पुलट करून लिहिलं तर चालेल का, तसं चालेल, पण तुम्हाला कॉम्प्लिकेटेड वाटेल। तर ह्या फॉर्मॅटने तुम्ही जर लिहिलं तर तुम्हाला ते लक्षात ठेवायला सोपं असणार। डायगनल 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 ऐसा जाना है, ठीक है। आणि 4 आलं ना की परत तुम्हाला रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये जायचंय, हे तुमचं जीनोटाइप रेशियो आहे। तो ये मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस का। सो आई होप आप इस टॉपिक को 1-2 बार देखोगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो फिर क्वेश्चंस देख लो। आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है क्या बोर्ड्स में? यहाँ पे नहीं पूछा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर इधर पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ऐसा स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं पूछा है हमको, ठीक है। लेकिन जब आप ये पढ़ोगे ना तो इसमें वो कॉन्सेप्ट आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी आज जो टॉपिक हमने पढ़ा उस टॉपिक में से एक ही क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा गया है। कौन सा वाला क्वेश्चन पूछा गया है? ये वाला। दिस इज 2024 का PYQ। तो मैंने आपको आज एक बोर्ड क्वेश्चन पढ़ा दिया, बराबर। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में भी PYQs देखेंगे और आगे का टॉपिक कवर करेंगे। आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और सीरियसली पढ़ोगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू सून, बाय बाय। एंड प्लीज वापस से मैं आपको याद दिला रही हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो ऐप इंस्टॉल करो, आपको 1000 MCQs फ्री में मिल जाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।